नमस्कार मित्रों, आपका इस नए एपिसोड में स्वागत है नेशनलिस्ट व्यू के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान हैं और उनका नाम है श्री हितेश शंकर। हितेश शंकर जी पांचजन्य साप्ताहिक समाचार पत्र, या जिसे आप पत्रिका भी कह सकते हैं, उसके संपादक हैं। पांचजन्य का बड़ा ही आप कह सकते हैं कि एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और भारतीय पत्रकारिता में राष्ट्रीय मूल्यों के संवर्धन में, उन्हें स्थापित करने में, विशेष रूप से स्वतंत्रता के उपरांत पांचजन्य की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आज हम पांचजन्य के बारे में भी जानेंगे, पत्रकारिता के राष्ट्रीय मूल्यों के विषय में भी चर्चा करेंगे और हितेश शंकर जी के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा हम अंग्रेजी में कहते हैं कि यू हैव टू पुट अ फेस टू अ स्टोरी, जो पत्रकारिता का मूल आधार भी है। तो हितेश जी, आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो बात शुरू करते हैं। हितेश जी, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप पांचजन्य के साथ बतौर संपादक जुड़े और इससे पूर्व आप पत्रकारिता में आपका क्या जो है वो क्या क्या किया आपने। अरुण जी, आपने एक पूरी यात्रा याद दिला दी। मुझे लग रहा था कि हम पांचजन्य की ही बात करेंगे, मगर निश्चित ही पांचजन्य में आकर जो पत्रकारिता की यात्रा को आगे बढ़ाने का ही काम किया, मैं ये समझ सकता हूँ। और मेरी जर्नलिस्टिक जर्नी जो है, पत्रकारिता की यात्रा बहुत छोटी उम्र में शुरू हो गई, ये आप कह सकते हैं। कॉलेज के समय में एक उस समय, अगर आपको याद हो, 22-23 साल पहले की जो बात है, उस समय देश में एक माहौल था कि जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी तकनीक है, उसके आलोक में राष्ट्रीय चिंताओं को स्वर देते हुए एक स्वदेशी का आंदोलन चला और बड़े मूर्धन्य विद्वान मनीषी उससे जुड़े हुए थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, एस गुरुमूर्ति जी। हम कॉलेज से जब जाते थे, उनको सुनते थे। तो मैं पेंटिंग का शौकीन था, स्केचिंग करता था, क्रॉसवर्ड्स बनाता था। मगर जब संघ का एक संस्कार था और जब मैंने दत्तोपंत जी को स्वदेशी के विषयों पर सुना, तो उसकी गहराई में जाने की इच्छा हुई। तो साथ में बहुत से प्रवास हुए। फिर ये हुआ कि एक स्वदेशी पत्रिका निकलती थी। स्वदेशी पत्रिका में एक थकाने वाला काम होता था, जो बाकी लोगों के नहीं, तो ये जो नया लड़का है इसके जिम्मे लगा दिया जाए, ये करके वर्बेटिम बनाना होता था। तो हेडफोन लगा के हम सारी चीजें सुनते थे, गुरुमूर्ति जी का भी सुन के, फिर उसका अनुवाद करना, फिर वो देना। एक पढ़ने लिखने में राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित करने का भाव वहां से शुरू हुआ। और उस समय से मुझे लगता है कि साथ में फिर ट्रेवल करना, स्वदेशी के विषयों को देखना, मॉन्सेंटो की बात करना, डंकेल की चर्चाओं में जाना, आनुवांशिक इंजीनियरिंग से जो बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल की बात थी, वो सारे मुझे लगता है हमारे शुरुआती असाइनमेंट्स थे। और उसके बाद में फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद, मैं जेएनयू चला गया एमफिल के लिए। मगर बहुत जल्दी शुरुआत में ही वो टेस्ट देने के बाद मन उचाट हो गया, वहाँ रमा नहीं मन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद जेएनयू में। तो एडवर्टाइजिंग में प्रबंधन, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में प्रबंधन, वो मैंने किया। और एडवर्टाइजिंग की दुनिया भी थी, उसमें भी कम्युनिकेशन था, मगर उसमें ट्रेवलिंग ऐसी नहीं थी जो चस्का हमें स्वदेशी से लग गया था। तो उसके बाद फिर दैनिक जागरण में, उसके बाद इंडिया टुडे में, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स का जो एसटी मीडिया है, उसमें अलग अलग जिम्मेदारियां मिली, अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए। और ये केंद्र में सत्ता परिवर्तन से पहले न्यूज रूम की एक जो बहस थी, वो राष्ट्रीय दिशा में होनी चाहिए। ये बार बार एक लड़ाई थी जो बहुत से पत्रकार लड़ रहे थे। उसी में एक मैंने निर्णय लिया और उसके बाद पांचजन्य
पांचजन्य मेरे मन का एक स्वर है, मैं कह सकता हूँ। बचपन से हमने पढ़ा है, देखा है, और हमारी न्यूज रूम कंसर्न्स में भी ये रहता था कि बात करनी है तो बात भारत की करो, देश सबसे पहले रहना चाहिए। हर खबर में एक राष्ट्रीय पुट होता है, भाव होता है, तो उस भाव को लेकर आने का मौका मिला। और एक बड़ी परंपरा है जिसको मैं अपने आप को गौरवशाली इतिहास का वाहक बनने का एक मौका मिला, मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ। वैसे मैं हितेश जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, और पत्रकारिता भी हम लोगों ने जो है वो लंबे समय तक साथ साथ की है, एक संस्थान में कभी काम नहीं किया। ये सब बातें दर्शकों के साथ इसलिए भी साझा करना जरूरी है क्योंकि ये कैवेट्स हैं एक तरीके के, कि अगर मैं किसी के साथ चर्चा कर रहा हूँ तो उनके और मेरे बीच में जो है वो पहली बार परिचय हो रहा है या पहले से परिचय है, तो उससे मुझे लगता है कि एक बौद्धिक ईमानदारी भी बनी रहती है। और अब बात जो है हितेश, तो हितेश जी ने बड़े कम उसमें आपको बताया है, किया इन्होंने बहुत कुछ है। और लेकिन चूंकि जैसे इन्होंने कहा कि संघ का संस्कार है, तो वो एक प्रसिद्धि परांगमुखता वाली जो बात है, तो और जो है, तो एक मैं आपसे हितेश जी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अ, आपने पांचजन्य की गौरवशाली परंपरा की बात भी हुई हम लोगों के बीच में, पांचजन्य के एक तो पूर्व संपादकों के बारे में कुछ बताएं, और इसी संदर्भ में अगर हम इन्हीं को एक संदर्भ बिंदु मानकर चले इन संपादकों को, तो पांचजन्य की जो जर्नी है वो कब शुरू हुई, उसके इतिहास में क्या महत्वपूर्ण मोड़ है, तो ये आप हमारे साथ साझा करें। देखिए, पांचजन्य की जो यात्रा है, उसके के जो पड़ाव हैं, आपने महत्वपूर्ण मोड़ या डिफाइनिंग मोमेंट्स कहा। मुझे सबसे रोचक बात ये लगती है कि जो इस राष्ट्र के, इस देश के जो डिफाइनिंग मूवमेंट है, वहां पांचजन्य को भी आप खड़ा हुआ पाएंगे, उन कंसर्न में जुड़ा हुआ पाएंगे। इसलिए हम जब कहते हैं शेपिंग नेशनल डिस्कोर्स सिंस 1948, या जिस समय स्थापना हुई तब से, तो अगर हम 1948 की ही बात करें तो 14 जनवरी 1948 को मकर संक्रांति का दिन था। और अटल जी पहले संपादक थे, अटल बिहारी वाजपेयी, पांचजन्य के पूर्व संपादक, आद्य संपादक, और दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा से उनके साथ ये स्थापना इसकी हुई थी। तो खाली नामों की बात नहीं, आप तिथि को स्मरण करें। 1948 कैसा मौका था जर्नलिज्म के लिए। पहले कहते थे कि तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो, उस समय लोगों का कंसर्न था देश। और जब आजादी मिली, तो आजादी मिले कुछ महीने ही हुए थे, कंसर्न ये आया कि आजादी तो मिल गई, अब अखबार निकाल के करोगे क्या, या अखबार में अब छापोगे क्या, अब तो अंग्रेज चले गए। ये वो कंसर्न थे कि जिनका उद्घोष आप ये कह सकते हैं, जिनका लिंच पॉइंट ये कह सकते हैं, क्रक्स कह सकते हैं, वो ये था कि सरकारें आती जाती हैं, सरोकार बने रहते हैं। तो सरोकारों की पत्रकारिता इस देश में होती रहनी चाहिए, होती रहेगी। सरकार के कभी आप अच्छा करेगी सरकार तो आप उसके निकट दिखेंगे, खराब करेगी तो आप उसकी उसकी खबर लेते हुए दिखाई देंगे। ये सब काम मुझे लगता है 1948 में जब पत्रकारिता अपने आप को रीडिफाइन कर रही थी, अपना संदर्भ बिंदु खोज रही थी, उस समय एक बड़ी दृष्टि के साथ भारत के बारे में वो पांचजन्य की स्थापना हुई। और आपने पूर्व संपादकों की बात की, तो हमारे जो पूर्व संपादक हैं, और अटल जी के साथ के भी हमारे एक संपादक हमारे बीच में है, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, महेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। वैसे राजीव लोचन अग्निहोत्री जी, ज्ञानेंद्र सक्सेना जी, गिरीश चंद्र मिश्र जी, महेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का मैंने नाम लिया ही है, वो गिरीश चंद्र जी के बाद थे। फिर तिलक सिंह परमार जी, यादवराव देशमुख जी, वचनेश त्रिपाठी जी, बीच में कुछ समय केवल रतन मलकानी जी ने दोनों पत्रिकाओं को भी संभाला, ऐसा भी एक संदर्भ मिलता है। फिर बड़े इतिहासकार देवेंद्र स्वरूप जी, दीनानाथ मिश्र जी, भानु प्रताप शुक्ल जी, रामशंकर अग्निहोत्री जी, प्रबाल मैत्र जी, तरुण विजय जी, फिर बलदेव भाई, इस तरह से ये पूरी एक श्रृंखला है। और जब हम ये नाम लेते हैं तो सिर्फ नाम नहीं है, आप ये देखेंगे कि अटल जी का जो एक वैचारिक निष्ठा है, उसकी गहराई है, खुद को अभिव्यक्त करने के अलग अलग माध्यमों में, चाहे भाषण देना हो, चाहे कविता लिखनी हो, चाहे लेख लिखना हो, वो जो क्षमता है,
फिर अगर हम बात करें, यादवराव जी का एक सांगठनिक दृष्टि है, फैलाव को देखना है। वचनेश त्रिपाठी जी को जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसके क्रांतिकारियों को खोज खोज कर लाना, उनकी क्रांति की कथाएं, वो खुद भी स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर भानु जी, वो अपने आप में संस्कृति पुरुष हैं। हम जानते हैं सांस्कृतिक लेखन जो हुआ है वो कभी पूरा नहीं हो सकता भारतीय इतिहास का जब तक उसमें वचनेश जी का नाम ना हो और उसमें अपने दीनानाथ मिश्र जी का नाम ना हो, भानु जी का नाम ना हो। तो इस तरीके के नाम है। फिर इतिहास से एक बड़ा विलक्षण नाम मैं देखता हूँ कि अपने देवेंद्र स्वरूप जी का, इतिहास के प्रोफेसर थे, मगर चाहे भानु जी ने अयोध्या का विषय उठाया हो, फिर दीनानाथ जी ने विषय उठाया हो, तरुण जी ने वो विषय उठाया हो और देवेंद्र जी ने उसमें जोड़ा, आप एक कंटिन्यूटी देखते हैं इसमें। मंजने की संपादक परंपरा क्या है कि बाहर आप किसी अन्य मीडिया संस्थान में, मैंने अलग अलग मीडिया संस्थानों में काम किया, तो कई बार सबके गुण होते हैं, निश्चित ही सबकी एक दृष्टि होती है, मगर उसके साथ जो कंटिन्यूटी है कि एक रिले रेस और दौड़, दोनों में अंतर होता है। बाकी संस्थानों में आप देखते हैं कि एकदम से तेज गति से ग्रो करता है, कभी ठिठक जाता है और कई बार चीजें आमूलचूल बदल जाती है। मगर पांचजन्य में क्या है कि वो रिले रेस की तरह से एक बटन आगे जाती है, मगर कंसर्न वही रहते हैं। व्यक्ति बदलता है, विचार नहीं बदलता, विचार वही रहता है। तो ये इस तरीके की एक पूरी परंपरा है और ऐसी विलक्षण परंपरा है जो मैं देखता हूँ कि मीडिया में इतनी समृद्ध, इतनी बौद्धिक रूप से समृद्ध और राष्ट्रीय विमर्श को दिशा देने वाली ऐसी परंपरा विलक्षण है मुख्यधारा के मीडिया में। अब बात करते हैं, जब हितेश जी आपने जैसे बताया कि इतने आप एचटी मीडिया के साथ थे, इंडिया टुडे के साथ भी आप रहे, तो हमने देखा है कि एक टर्मिनोलॉजी, एक शब्दावली चलती है भारतीय मीडिया में, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है और ये नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये मुख्य धारा का मीडिया है, ये गैर मुख्य धारा का मीडिया है। तो जो वैचारिक प्रतिबद्धता वाले आप कह सकते हैं या राष्ट्रीय मूल्यों को स्थापित करने वाले जो जितने भी प्रकाशन निकलते हैं उनको नॉन मेन स्ट्रीम या गैर मुख्य धारा का कह दिया जाता है। और जो कमर्शियली वायबल है या जो प्योर कमर्शियल पर्पज से निकल रहे हैं, मैं वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूँ कि गलत है या ठीक है, जी जी जी, लेकिन ये जो विभाजन है ये कितना वास्तविक है, ये कितना कृत्रिम है, क्या इसके पीछे कोई एक सोची समझी रणनीति है जो है एक विशिष्ट जो है वैचारिक अधिष्ठान के लोगों की? तो ऐसा क्या, ये क्या हमें ये मेन स्ट्रीम मीडिया और नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया, तो ये क्या हम डिवीजन जो है वो देखते हैं? और क्योंकि हम देखते हैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ऐसी संस्थाओं में भी इसका रिफ्लेक्शन, इसको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जो है गवर्नमेंट की जब पॉलिसीज बनती है मीडिया को लेकर, तो उसमें सो कॉल्ड तथाकथित जो है वो जो मुख्य धारा का मीडिया है, तो बस उसी की बात जो है वो सुनी जाए ये सुनिश्चित किया जाता है। तो बहरहाल आपका इस पूरे ये जो मुख्य धारा बनाम गैर मुख्य धारा का मीडिया, और देखिए क्या है कि चूंकि लोग मीडिया के अंदर है तो आपके और हमारे जैसे लोग तो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस ऐसे सवाल उठाए नहीं जाते क्योंकि लोगों को अपनी रोजी रोटी का भी संकट रहता है, तो इसलिए कैसे जो है वो उठाएं उस चीज नहीं को जो है। अरुण जी, ऐसा है कि आप ये तो आप सवाल और हम उठाने का चर्चा कर साहस सकते करते हैं, हैं। आप उठाने का साहस करते हैं, हम जवाब देने का साहस करते हैं। इसलिए आप और हम जैसे लोग जो हैं, अच्छी बात क्या है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हो या जो मेन स्ट्रीम है, वहां पर भी हमारे मित्र हैं और उन्होंने हमें इसी रूप में जाना है। और बहुत कड़वाहट नहीं, मगर वो जानते हैं कि ये इसी तरीके के लोग हैं। आपने जो ब्रैकेटिंग की बात की, मैं कई बार अपने मित्रों से, बड़े लोग भी हैं हमारे परिचित भी हैं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को मैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया भी कहता हूँ। कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आप उसे उठाएंगे तो ग्लानि या गिल्ट का भाव होगा, मगर वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एक कागज बढ़ा देता है, प्रेस क्लब उस पर एक कागज बढ़ा देता है। उस आप जिस चीज को कहते हैं, एक दो तरह की पत्रकारिता की बात होती है। एक तो कहते हैं कि पत्रकारिता को निरपेक्ष होना चाहिए। तो निरपेक्ष होना क्या, सिर्फ घटना की रिपोर्टिंग को आप खबर कहेंगे? उस खबर को कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसके आगे आगे विचार में उतरना ये लोगों की इच्छा है। और अब से नहीं है, अब ज्यादा हो गया है। ये सूचना की का जो प्रसार ज्यादा हुआ है, लोगों के पास बहुत सूचनाएं हैं,
तो वो नैरेटिव जानना चाहते हैं। मगर ये पहले से है, पहले जो लोग अपना नैरेटिव मिलाकर देते थे, बाकियों को खारिज करते थे, वो अपने आप को मेन स्ट्रीम कहते थे और बड़े बड़े चाव से कहते थे। मगर मैं कहता हूँ मेन स्ट्रीम की कसौटी क्या होगी? मेन स्ट्रीम वो है जो चीजें आपने कही और वो आगे चलकर घटित हो रही हैं। तो मुख्य धारा आप हैं, बारहमासी नदी आप हैं, बीच में ट्रिब्यूटरी की तरह कोई आती है, बरसात में उफनती है, अपना जलवा दिखाती है, मगर वो उसको मैं प्रोपेगेंडा मीडिया कहता हूँ, या उसमें बिना विमर्श के समाज की राय के ऊपर पत्रकार की राय थोपने वाला मीडिया, इस तरीके का मीडिया अगर खुद को मेन स्ट्रीम कहता है तो वो नहीं है। मेन स्ट्रीम वो है कि जो समाज के मन में है वो आपके लेखन में है। आप इस कसौटी पर अगर देखेंगे तो पांचजन्य के मुद्दे आप देखिए कि जिस समय भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, अलग अलग बात कर रहे थे लोग, पांचजन्य ने उसका विरोध किया कि ये ठीक नहीं है। फिर आप आपातकाल का समय देखिए, पांचजन्य तो ऐसा है एक प्रताड़नाओं की कड़ी है, शासकीय प्रताड़नाओं की। अगर सरकार को ही अगर आप मेन स्ट्रीम मान लेंगे तो फिर पांचजन्य मेन स्ट्रीम नहीं होगा। मगर समाज की जो चिंता है, समाज आपातकाल से आहत था और उधर ताल ठोक के खड़ा हुआ था पांचजन्य, उसने वो प्रताड़नाएं सही है। इसी तरह से 1948 में पांचजन्य का गला घोटने की कोशिश की जो तत्कालीन सरकार थी, उसके पांचजन्य के संपादक को, प्रकाशक को, मुद्रक को, सबको जेल में बंद कर दिया गया, कार्यालय पर ताला ठोक दिया गया। जुलाई 1949 में जैसे ये ताला हटा और दोबारा से पांचजन्य का वही कलेवर देखते हैं। अगर ये मेन स्ट्रीम ना होता तो सरकार की तरफ झुक जाता। 59 में जब कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत की स्वाधीनता का एक तरह से ग्रैब कर लिया, अपहरण कर लिया, दलाई लामा के निष्कासन की बात हुई। 62 में भारत पर चीन के हमले के लिए नेहरू जी की असफल विदेश नीति जिम्मेदार थी। कौन कह रहा था ये सारी बातें? ये सारी बातें उस समय पांचजन्य कह रहा था। 72 में भारतीय सेनाओं को विजय मिली, शिमला समझौता, मतलब हम युद्ध में जीते और मेज पर हमने वो पूरी विजय गंवा दी। इस बात को साहस के साथ कौन कह सकता था? इंदिरा जी को तो आयरन लेडी बहुत कहते हैं, मगर उनके सामने ये बात दमदारी से कहना, उनके पिताजी के सामने ये बात दमदारी से कहना कि नहीं आपने ये गलत किया है और समाज इस पर ऐसा सोचता है, ये सारे काम उस समय पांचजन्य कर रहा था। और मगर 77 में जब 75 में आपातकाल की घोषणा हुई और 77 में फिर से पांचजन्य ने वही अपनी ध्येय यात्रा उसी तरह से प्रारंभ की, उसी तेवर के साथ, उन्हीं मुद्दों के साथ, उसी तार्किकता के साथ और उन्हीं तथ्यों के साथ। फिर कुछ और बिंदु में कहता हूं कि राम मंदिर ये राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है। कुछ लोगों ने इसे विवादित बनाने की कोशिश की है और वो न्यायिक दृष्टि से तथ्यात्मक तौर पर गलत है। ये बात किसने कही सबसे ज्यादा? पांचजन्य में आपने तो पुस्तक लिखी है इस पर, और पांचजन्य की आर्काइव अगर आप देखेंगे, इसका जीता जागता उदाहरण है कि उन सबकी खबर लेने का काम पांचजन्य ने किया। 370 कश्मीर, पहले दिन से एक देश में दो निशान और दो विधान, ये नहीं चल सकते। केसर क्यारी की कलियों में, क्यारी में नागफनी धरने वालों, नंदनवन की पुण्यधरा में रक्त बीज धरने वालों, ये पांचजन्य में लिखी हुई कविताएं हैं। तो चाहे देश की एकता की बात हो, अखंडता की बात हो, भाषा, कुनबे, कोटरी के आधार पर जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनकी खबर लेने की बात हो, तो मेन स्ट्रीम कोई कुछ भी कहता रहे, मगर विभाजक तत्वों की खबर लेना, ये काम पांचजन्य ने किया है और पूरी दमदारी के साथ किया, निर्भीकता के साथ किया। सरकार आए कोई, जाए कोई, इसकी बिना चिंता किए किया है। आपने जो बात कही, तो उसके संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम दो तीन चीजों को जो है मैं इकट्ठे ही जो है एक प्रश्न जो है वो मिलाकर पूछ लेता हूँ कि एक तो भारत में जो पत्रकारिता की मौजूदा स्थिति है, जो हमने नॉन मेन स्ट्रीम वाली जो बहस है उससे आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, तो एक तो भारत में पत्रकारिता की मौजूदा स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे, और दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि क्योंकि ये डिबेट तो चलती रही है कि लेफ्ट का, एक वामपंथी विचारधारा का, एक के लोगों का डोमिनेशन रहा है, प्रभुत्व रहा है न्यूज रूम्स के ऊपर भारत में जब से हम लोग आजाद हुए हैं, और जो राष्ट्रीय मूल्यों की जो बात करने वाले या राष्ट्रीयता की बात करने वाले या राष्ट्र की बात करने वाले, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है न्यूज रूम्स में। और क्या आज भी, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, देश का माहौल भी बदला है, और
हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय विचारधारा है उसको राजनीतिक रूप से भी बड़ा स्वीकार्य मिला है, और सामाजिक दृष्टि से भी जो है उसका काम का जो व्याप है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे में लेकिन क्या आपको लगता है कि, अगर मैं स्पेसिफिक पूछूं, एक तो भारत में पत्रकारिता की मौजूदा स्थिति क्या है, और इसी संदर्भ में क्या आपको लगता है कि वामपंथी, यहाँ तक कि जिनको हम अर्बन नक्सल्स कहते हैं, ठीक है ना, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो अभी भी जो है डोमिनेट करते हैं। और अब मैं ऑफ लेट एक देख रहा हूँ कि जो जिहादी मानसिकता है, तो ये एक नेक्सस जो है वो लगता है कि हम वो देख रहे हैं उसमें। खासकर अभी जैसे हमने तालिबान का जब अफगानिस्तान के अंदर री इमरजेंस हुआ, तो उस संदर्भ में हम देख रहे थे कि कई पत्रकार किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कई पब्लिकेशंस किस तरीके से जो है वो छाप रहे हैं खबरें, और एडिट पेजेस में क्या हो रहा है, ये आप सब देखते ही हैं। तो भारत में पत्रकारिता की मौजूदा स्थिति क्या है, और क्या आज भी एक्सट्रीम लेफ्ट, अर्बन नक्सल्स ये न्यूज रूम्स पर हावी है? आपने जो वामपंथ कहा अरुण जी, मैं उसे पत्रकारिता के संदर्भ में एक बात और कहता हूँ कि वो वामपंथ नहीं है, असल में दामपंथ है। आप मुझे कोई एक ऐसा वामपंथी दिखाइए कि जिसका पोता भी वामपंथी हो, क्योंकि बीच में यात्रा में जैसी मलाई आती है, ये साम्यवाद स्कॉच वाला साम्यवाद हो जाता है। हमको स्कॉच चाहिए, दिन में साम्यवाद की बातें करनी। न्यूज रूम में सारे लोग यही बात करते हैं, मगर जो मीडिया संसाधनों से अटा पड़ा है, बजा रहा है, भरा हुआ है, वहां पर ये वामपंथ क्या कर रहा है? अगर इसे सरोकारों की बात करनी है तो पांचजन्य की यात्रा को अगर मैं कहूं तो साधनों के अभाव की यात्रा है, सरकारी प्रताड़ना और प्रकोपों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय चेतना की जिजीविषा की ये यात्रा है। मगर जो जो न्यूज रूम है और साहसी पत्रकारिता की बात करते हैं, मगर संपादक के पास इतना साहस नहीं होता कि गाय तस्करी करके जा रही है, उठा के ले जाई जा रही है, तो गाय को गाय लिख दे। वो संपादक ऐसा गऊ है कि उसे समझ में नहीं आ रहा क्या एजेंडा है। वो गाय को एक अवैध पशु, गाय अवैध नहीं होती, एक उपद्रवी है तो उसका समुदाय संप्रदाय छुपा लेना, मतलब उपद्रवी समुदाय है, आप उसकी बात नहीं करते। मगर जैसे ही अपराध की घटनाओं में पीड़ित और अपराधी दोनों की जातियों का विश्लेषण अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से करना, ये लोग जो लगातार कर रहे हैं, इन्होंने देश को भ्रम में डालने का काम, देश में आक्रोश पैदा करने का काम पत्रकारिता के माध्यम से किया है। और ये कैसे टूल बनाते हैं और घोषणा भी करते हैं इस बात की। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इरफान हबीब हैं, इतिहासकार हैं, वो फेवरेट हैं, खूब कोट किए जाते हैं वामपंथी खेमे द्वारा, मगर वो खुल के लिखते हैं मार्क्सवादी इतिहासकार। मार्क्स का कौन सा इतिहास है? मार्क्स के नजरिए से क्या इतिहास बदल दोगे आप इतिहास तो घटित होता है, आप उसको डॉक्यूमेंट करते हो। आप डॉक्यूमेंट करने की बजाय उसका डायरेक्शन करने चले गए। आप किस चीज को डायरेक्ट करने की, और जो इरफान हबीब कर रहे हैं वही उनके चहेते न्यूज रूम्स में कर रहे हैं। और उनके कंसर्न में अगर आप कहो तो जनजातीय समाज, उनकी चिंता ये कभी भी नहीं है। उनका एजेंडा और माल कमाने की जो ललक है वही उसके पीछे है। वरना क्या था कि एक मध्य प्रदेश में जो बिल्कुल ट्राइबल एरिया है, उसके अंदर घुस के अरुंधति रॉय अपना बंगला बनवा रही थी, जगह पर कोई जमीन नहीं ले सकता, और वो इसके फेवरेट बने रहते हैं। जो लोग माल कमाने की दौड़ में, माल खुद भी कमाते हैं और बाकियों को बांटते हैं, उसको वामपंथ पुचकारता हुआ चलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वामपंथी पत्रकारिता जो है वास्तव में दामपंथी पत्रकारिता है, दासता की पत्रकारिता है। इन लोगों ने बड़े ऐसे विमर्श पैदा करने की कोशिश की जिसका कोई आधार ही नहीं था। जैसे मैं एक बात बताता हूँ कि अभी हाल फिलहाल राखी गढ़ी की खोज से पहले ये आया कि आर्य बाहर से आए थे। अंग्रेज ये नैरेटिव लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे? पत्रकारिता ने इस नैरेटिव को ढोया है, वामपंथियों ने अपने कंधे पर ये पालकी अंग्रेजों की ढोई है कि अंग्रेजों को लगता था इस देश पर शासन करना है, तो शासन कोई नई बात नहीं है तुम्हारे ऊपर। इसके लिए वो कि कैसे थ्योरी दी गई कि आर्य गोरे थे, हम भी गोरे हैं, आर्यों की आंखें नीली थी, हमारी भी आंखें नीली हैं, उनकी नाक पहनी तीखी थी, हमारी भी नाक ऐसी है, उन्होंने तुम्हारे ऊपर राज किया था, हमें भी तुम्हारे ऊपर राज करने दो। ये उनकी थ्योरी थी। आगे उनके जाने के बाद वामपंथ ये पालकी ढोता रहा उनकी, जबकि इसका कोई आधार नहीं था। शिक्षा में, पत्रकारिता में, हर जगह पर वो लेकर चले। आप मुझे एक बात बताइए, जो बड़े बड़े पत्रकार इस पर विमर्श करते हैं, सेमिनार करते हैं, जिनकी पूरा जीवन चला गया इन सेमिनार से पैसे कमाते कमाते, और यही इसके नैरेटिव के विशेषज्ञ हैं, आप मुझे बताइए कि आर्य अगर बाहर से आए थे
और ये हम पढ़ाते हैं, हमारी पत्रकारिता, तो दुनिया में कोई और पढ़ाता है कि हमारे यहाँ से गए थे। अगर दुनिया में कोई चीज एक जगह से चली नहीं, वो दूसरी जगह पहुंची कैसे? ये ऐसा सिद्धांत है जो सिर्फ वामपंथी बता सकते हैं, क्योंकि झूठ का उनका कारोबार है। तो पत्रकारिता में भी झूठ की खेती वो बड़े सफल तरीके से लंबे समय तक करते रहे, और एक लड़ाई है, आपकी हमारी सबकी लड़ाई है कि हमारे बच्चे सवाल पूछने की ताकत पैदा करें, चाहे वो लेख पढ़ें, अपने पिताजी से पूछें आर्य इन्वेजन की थ्योरी का सच क्या है, ये जो लिख रहे हैं, कोई चीज ऐसी होती है क्या एक जगह से चली नहीं दूसरी जगह, अपने क्लासरूम में वो सवाल पूछें। ये जो आपने अर्बन नक्सल कहा, वो पत्रकारिता से कैंपस को जोड़ता है। तो कैंपस तक भी ये नेटवर्क आपको फैला हुआ दिखाई देता है, वो पीएचडी स्कॉलरशिप्स और बाकी सबको, जो इस झूठ को पोसेगा उसको ये पोसेंगे। इनको खदेड़ने की एक लड़ाई एकेडमिक्स में भी जरूरी है, पत्रकारिता में भी जरूरी है, और मजबूत हैं वो ठीक है, मगर भारत की दृष्टि में इसलिए फिर कहता हूं कि भारत की दृष्टि क्या है, मजबूत के साथ जाके खड़ा हो जाना नहीं है, न्याय के लिए लड़ना, सही बात के लिए लड़ना। तो हमारे यहाँ तो एक भगवान का नारा ही है कि हारे का सहारा बाबा श्याम, हमारा जो हार रहा है उसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, बात सच्ची जिसकी है उसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, जो जीत रहा है जिसके पास संसाधन है इससे फर्क नहीं पड़ता। वामपंथ को इसका फर्क जरूर पड़ता है कि जो जीत रहा है जिसके पास संसाधन है उसे थोड़ा डराएंगे धमकाएंगे, फिर कहेंगे कि तुम्हारी दुकान हम चलाते हैं, हम दलाली के मास्टर हैं। तो वो इस तरीके का काम करने के मास्टर हैं और वो काम करते हैं। और दलाली की अगर कोई मेन स्ट्रीम है, दलाली का कोई दलदल है, तो वहां आपको वामपंथ खूब पनपता हुआ दिखाई देगा। पर अगर बात करें डोमिनेशन की, जो मैं बात कर रहा था, तो मैं इस प्रश्न का एक छोटा सा हिस्सा उस पर भी अगर आप कमेंट करें कि आज की स्थिति में ओवरऑल जो मीडिया लैंडस्केप है भारत का, उसमें आपको लगता है कि डोमिनेशन अभी भी न्यूज रूम्स में बहुत हद तक जो है वो लेफ्ट का है, खासकर सीनियर पोजीशंस पर, सीनियर एडिटोरियल पोजीशंस जो है। और इसके साथ ही दूसरा जुड़ा हुआ सवाल ये है कि ये ग्लोबल मीडिया में जो है वो इतना नेगेटिव नैरेटिव जो है वो भारत को लेकर, खासकर 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, वो क्यों चल रहा है। और खासकर कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा, जिसको आप येलो जर्नलिज्म भी कह सकते हैं वो, लेकिन एक नैरेटिव है, ये हमें मानना पड़ेगा कि नेगेटिव भारत के बारे में बहुत बड़ा जो है नकारात्मक विमर्श है। हाँ, तो देखिए इसके बारे प्रोपेगेंडा, में जी, जो जिसे प्रोपेगेंडा करना होता है वो अपना तरीके का नैरेटिव गढ़ने का काम करता है। और आपने जिस वेस्ट की बात की, अभी आपको याद होगा कि 20-25 दिन पहले खूब ट्विटर ट्रेंडिंग भी चली, और बाकी सभी एक बड़े अखबार ने, अमेरिका के ने, नियुक्ति के लिए रिक्ति निकाली थी कि हमें एक व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे लिए रिपोर्टिंग और ये सब कर सके। मगर वो उसमें एक कैच था और प्री कंडीशन थी, पूर्व शर्त थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने शायद, हाँ, वॉशिंगटन पोस्ट की थी, और उसमें सीधा सीधा था कि नरेंद्र मोदी का विरोधी होना चाहिए। और तो आप वहां बैठ के, वॉशिंगटन में बैठ के नई दिल्ली क्या करे, हमारा नजरिया क्या होगा, वो डिफाइन करने का काम कर रहे हैं। और बिना तथ्यों में जाए, आपको पूर्वाग्रह से ग्रसित एक रोगी चाहिए, आपको पत्रकार नहीं चाहिए, एक बीमार मानसिकता का एक बीमार व्यक्ति आपको आवश्यकता है। और इस मानसिकता के लोग यहाँ पर भी कम नहीं है। मैं जो आपने जो बात कही कि न्यूज रूम्स में वो लोग हैं और उन्होंने एक ऐसा तालमेल बिठा रखा है वेस्ट के साथ में, तो ठीक बात है। राणा आयुब का एक उदाहरण देता हूं मैं कि वो खूब वहां पर वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में लिखती रहती हैं, बकायदा लिखती रहती हैं। वो लिखें, अच्छी बात है, मगर तथ्यात्मक चीजें लिखें भारत के बारे में। उत्तर प्रदेश की एक खबर बड़े तेजी से ट्वीट की गई कि एक महिला ने गरीबी में, भुखमरी में, घर में कुछ नहीं था, कोरोना में सब तबाह हो गया, इसलिए अपने 5 बच्चों को गंगा नदी में फेंक दिया। मुझे बड़ा ये लगा कि ये एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है गरीबी के कारण कि बच्चों को फेंक दे। कुछ इसमें कुछ और बात हो सकती है। मैंने जिला पुलिस वगैरह से बात की, मैंने लखनऊ में बात की, उन्होंने जिला पुलिस वगैरह में बात की कि हमें तथ्य चाहिए। वहां गए तो देखा घर में खाना बना हुआ, और वो पूरा जो ट्वीट था वो झूठ पर आधारित था। घर में कलह उपद्रव की कुछ ऐसी घटना थी, और उसे एक पत्रकार लेकर इंटरनेशनली एक प्रोपेगेंडा करने के लिए आगे चला गया। बीएचयू में एक घटना थी जहां बीएचयू के वीसी को, कुलपति को, झूठे तौर पर कहा गया कि ये रैली में ये नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। राजदीप सरदेसाई जी ने ये काम किया।
काम नहीं, कारनामा किया गया कहना चाहिए। और बाद में अपने उस ट्वीट पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी, उन्होंने माफी मांगी। मगर आप एक उपद्रव, एक झूठ से खड़ा करने के बाद आप माफी मांगते हो, फिर इसके साथ ही क्या है अरुण जी, आपने मीडिया की टॉप पोजीशंस पर एक लेफ्ट लॉबी के वर्चस्व की बात की है। सिर्फ मीडिया की टॉप पोजीशंस की बात नहीं है, अब मीडिया में झूठ बोलने वाले भी हम रहेंगे और झूठ को जांचने का काम भी हम ही करेंगे। तो टॉप फैक्ट चेकर्स भी इनके अपने इन्होंने बनाए, जैसे, और उसको तकनीकी मान्यता भी दिलवाई गूगल वगैरह से। तो अभी जैसे एक है ऑल्ट न्यूज के नाम से, और बड़ा प्रामाणिक उसे बताया जाता है, मगर पांचजन्य ने थोड़ा पड़ताल की उसकी, तो 14 झूठ उसके पकड़ में आए। अगर आपका न्यायाधीश, जिसे आपने तथाकथित न्यायाधीश बना रखा है, वो झूठ बोलने का ऐसा मास्टर है, तो आप ये समझिए कि वो किस तरह से सिलेक्टिव काम करता होगा, उसके कारनामे का ढंग क्या होगा, वो चीज समझ में आती है। और दूसरी चुनौती जो पैदा हुई है वो ये है कि एक औपचारिक पत्रकारिता, जिस उसको जवाबदेही के कटघरे में होना भी चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं तो उसकी ताल ठोक के जिम्मेदारी लो, सीना ठोक के जिम्मेदारी लो, बाईलाइन लो उसकी। आप बाईलाइन लेते हो अपने ट्वीट्स की, और खबर में उनको दाएं बाएं के जो झूठ होते हैं उनको पिरो के आप खबर बना देते हो, आपके पास तथ्य नहीं होता। और अगर गड़बड़ कोई मौके पर पकड़ ले तो अपना ट्वीट डिलीट कर देते हो। ये खेल अभी बड़ा चल रहा है, और ऐसे में कोई आपका कान पकड़ ले तो उसका फैक्ट चेकर भी एक अलग तरीके से बैठा रहता है, वो आधी चीज का फैक्ट चेक करता है और बताता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो ये कुल मिलाकर एक बड़ा खेल चल रहा है, और जिसकी शिनाख्त करना, जिसको पकड़ना, पहचानना, और जिसे बुहार के पत्रकारिता के आंगन में से बाहर करना, ये पत्रकारिता की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है नए दिशा निर्देशों का, नियमन का ये एक समय है। एक मैं आपसे जो प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, जो एक आप कह सकते, ये सेकंड लास्ट प्रश्न है और फिर लास्ट प्रश्न भी मैं दोनों इकट्ठे पूछ देता हूँ। जो सेकंड लास्ट प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, वो ये है कि हम ये देखते हैं कि मीडिया में, जैसे आपने बात की, मीडिया में राष्ट्रीय मूल्यों को लेकर खुलकर लिखने को लेकर एक झिझक जो है वो दिखती है, रिपोर्टिंग में भी दिखती है, और जो ओपिनियन पेजेस हैं उसके अंदर भी दिखती है कि जो राष्ट्रीय मूल्यों की बात करने वाले हैं वो थोड़ा बच बचा के कई बार जो है वो चलना चाहते हैं कि कहीं हम ब्रांडेड ना हो जाए। और जबकि जो दामपंथ जो आपने बात की, जो दामपंथी है जो है वही हम कहेंगे उन्हें, या जो सो कॉल्ड अर्बन नक्सल्स हैं, जो राष्ट्रीय विचारधारा के या राष्ट्रीय मूल्यों के विरोधी हैं, वो प्रगतिशील बनकर जो है बड़े छाती ठोक कर जो है वो लिखते हैं, और प्रगतिशील का तगमा जो है वो तमगा लगाकर बोलते हैं। ये इतनी झिझक जो है वो राष्ट्रीय मूल्यों को लेकर पत्रकारिता में, आपको क्या लगता है कि क्यों है? तो ये तो है सेकंड लास्ट प्रश्न। और लास्ट प्रश्न जो है वो ये है कि पांच जने को हम कई बार ये देखते हैं कि मीडिया में जब कोट किए जाते हैं उसके एडिटोरियल, तो आरएसएस माउथपीस कहा जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र जिसे मैं हिंदी में कहूँ। तो आप इस पे पांच जने की क्या पोजीशन है वो आप अंत में क्लैरिफाई करेंगे तो हम उसके साथ एक जो है वो क्लोज करेंगे। और क्योंकि ये हमारे दर्शकों के लिए भी, मीडिया की दृष्टि से भी, इसका एक ऑन द रिकॉर्ड जो है वो क्लैरिटी होना इस पर बहुत जरूरी है मुझे। तो ये सेकंड लास्ट प्रश्न की राष्ट्रीय मूल्यों की पत्रकारिता को लेकर इतनी झिझक जो है वो पत्रकारों में क्यों, संस्थानों में क्यों, और कुछ है जो कर रहे हैं, भय क्यों है, भय क्यों हाँ है क्यों, लगता है, और भय क्यों? अंत में जो आप पांच जने की जो है वो क्या पोजीशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में? मैं बिल्कुल बताता हूँ। देखिए, एक एक रूपक का, एक मेटाफोर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई इसे डेरिवेटरी ना समझे, क्योंकि सभी पत्रकार मित्र भी अपने ही हैं, मगर एक मेटाफोर है, मैं उसको उसी तरीके से लिया जाए। पत्रकारिता में ये कौन से तत्व हैं और इनसे भय रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या अपना काम छोड़ देना चाहिए, पहली बात ये। तो आप कभी कार से जा रहे होते हैं, तो या कार खड़ी हुई है, आप देखते हैं कुत्ते आते हैं उसे सूंघते हैं, तो कुत्ते को कार खरीदनी नहीं होती, उसके अपने काम। कार खड़ी हुई है, वो अपने 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 मंतव्य से आया है, और उसके बाद उसे उसे कार खरीदनी नहीं। और जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तब भी वो भौंकते हुए आते हैं, उसे कार ड्राइव भी नहीं करनी होती, उसको आपको डराना ही है।
तो आपको विचलित नहीं होना है, आपकी कार ड्राइव होती रहे, ये वामपंथ हो या कोई हो खबर के समय में, ये ध्यान रखने की बात है। और ये भय बनाने का काम करते हैं, विचलन पैदा करने का काम करते हैं। मगर आप ये देखिए कि अगर कोई ऐसे डराने का काम करे तो आप अपने ना घर का रास्ता बदलते हैं, ना दफ्तर का रास्ता बदलते हैं। आप अपनी लीक इन उपद्रवियों से बदली नहीं जाती। और रही बात ब्रांडेड होने की, तो भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू ब्रांड है तो ये गर्व का ब्रांड है। इंडियन अगर एक ब्रांड है तो गर्व का ब्रांड है। और राष्ट्र सर्वोपरि की बात है तो ये बात न्यूज रूम में गूंजनी चाहिए। जिन लोगों में इतना मादा नहीं है, जिनकी पीठ सीधी नहीं है, जिनकी रीढ़ में दम नहीं है, उन्हें पत्रकारिता के अलावा कोई और काम करना चाहिए। पत्रकारिता उस सब के लिए नहीं बनी है, ये पैशन के लिए बनी है। यहाँ तो पेंशन भी नहीं मिलती है, तो ये उसके लिए नहीं बनी है। ये बात समझ के हमें अपने बच्चों को भी बतानी पड़ेगी। और जो ग्लैमर है कि प्राइम टाइम के लिए पत्रकार मत बनो बेटा, ये आपकी जीवन का प्राइम ले लेगा और आपकी बड़ी परीक्षाएं लेगा। ये बात हमें आने वाले पत्रकारों को बतानी पड़ेगी। और ये जो भय देते हैं, इनको संवेद भय भी दिखाना पड़ेगा आपको कि जो तथ्यों के आईने में आप दिखाएं, तर्कों के आईने में दिखाएं, और उनके अधकचरे ज्ञान को, आयातित ज्ञान को, जिसको बघाड़ते रहते हैं, नेम ड्रॉपिंग के साथ वो रेफरेंस कोट करते हैं। आप थोड़ा पढ़ें लिखें तो मुझे नहीं लगता ये इसमें कोई थोथापन बहुत है। और थोथा चना बाजे घना, वो भारतीय मीडिया में वामपंथी पत्रकारिता की वही स्थिति है। घना बज रहा है मगर वो अंदर थोथापन है, वो भी दिख रहा है। जिन लोगों को दिख रहा है वो क्लास ले रहे हैं। और स्थापित मीडिया से अलग, जब सूचना तकनीक और क्रांति बहुत चीजें सस्ती कर दी, अब पापा की बात को बेटा बता देता है कि ये सही है गलत है। तो बेटा इसलिए बता देता है क्योंकि डेटा बहुत सस्ता है। तो जब डेटा सस्ता है तो शीशा दिखाना आसान हो गया है। 100 करोड़ के चैनल को 4000 के मोबाइल से बहुत आराम से शीशा दिखाया जा सकता है। जो झूठ बोल रहा है, पहले पाठक के नाम संपादक के नाम पत्र लिखते थे, आप ट्विटर पे टैग कीजिए आजकल अगर कोई बोल रहा है तो। मुझे लगता है ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। एक आखिरी जो प्रश्न जो है कि अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जैसे मैंने कहा कि मीडिया में कोट होता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में 5 जन्य और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या संबंध है? क्या अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं, क्या ये मुखपत्र है, क्या ये माउथपीस है आरएसएस? हाँ, देखिए जो लोग ये बोलते हैं वो कुछ खास कारणों से बोलते हैं। संघ में आपके सोर्सेज नहीं है, संघ की आपकी समझ नहीं है, इसलिए आप शरारतपूर्ण ढंग से कोट करने की कोशिश करते हैं। मगर मुझे कोई एक ऐसा मौका नहीं मिलता जिसमें संघ की राय और पांचजन्य की राय, दो अलग अलग राय ऐसे खड़ी हुई दिखाई दी। कुछ लोगों ने शरारत करने की कोशिश की कि जी फलाने लेखक ने ये लिखा है। तो बाकी पत्र पत्रिकाओं में भी प्रेस काउंसिल का भी एक नियम है कि संपादक की राय, संपादकीय, वो एक अधिकृत राय होती है। तो उसकी बजाय कोई भी चीज कहीं पे भी लिखी है, इसे संघ के साथ मिलाकर कैसे शरारत की जा सकती है, ये काम करने का कुछ लोग कोशिश करते हैं। मगर पांचजन्य का संघ के साथ संबंध समझें तो मुझे लगता है मुखपत्र नहीं, ये गर्भनाल का संबंध है कि आप अपनी माँ के प्रवक्ता नहीं होते, मगर आप अपनी माँ को जानते बहुत अच्छे से, और दोनों की बात में सामाजिक तौर पर अंतर नहीं दिखाई देता। तो ये जो समझ है, संघ भाव से जो प्रेरित हैं, अनुप्राणित हैं, वो लोग अगर जब इसे चलाते हैं तो उसमें संघ की गूंज होती है। और संघ की गूंज में एक बात और मैं कहता हूँ, संघ की गूंज में समाज की गूंज है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाज उत्तर जा रहा है और संघ दक्षिण जा रहा है। मैंने तो कभी देखा नहीं, जब से संघ को देख रहा हूँ या संघ की यात्रा के बारे में जितना भी पढ़ता हूँ। उसी तरह से एक में एक यात्रा है, कदम ताल है, साथ साथ है। और हाँ, कि कम्युनिस्ट पार्टी में होता होगा ऐसा, नेशनल हेराल्ड में ऐसा होता होगा कि जो पार्टी का, संगठन का जो पदेन दायित्ववान कार्यकर्ता है उसको फलानी जगह पर उठा के रखो, वो प्यादे खेलने का काम वो कुछ लोग करते हैं। पांचजन्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके जो संपादक हैं वो अपने अपने क्षेत्र के विशद विद्वान रहे, अग्रणी रहे, और उन्होंने जो काम किया किसी का मुंह देख के काम नहीं किया। उनकी नियुक्ति पार्टी के कोष से उसका पैसा नहीं आता, संगठन से उसका पैसा नहीं आता। इस कंपनी का अपना एक स्ट्रक्चर है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कंपनी को जैसे चलना चाहिए वो वैसे चलते हैं। मगर उस कंपनी के साथ जो विशिष्ट बात है, अनूठी बात है, गर्व की बात है, वो ये है कि उसको दुनिया का सबसे जो विविधतापूर्ण संगठन है उसके बारे में सबसे अच्छी समझ है। और जहां तक मेरी जानकारी है, भारत प्रकाशन लिमिटेड जो है वो पांचजन्य का प्रकाशन करता है। भारत प्रकाशन दिल्ली लिमिटेड।
भारत प्रकाशन दिल्ली लिमिटेड। तो ये भी जानकारी अपने दर्शकों के लिए है। और जैसे मैंने कहा कि हम हर बार साक्षात्कार नहीं करते हैं, हम अपने जो अतिथिगण हैं, जो हमारे गेस्ट रहते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं। कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचे। और हम जो है सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे हितेश जी आपका, क्योंकि धन्यवाद। निकालना, और मुझे पता है कि 5 जने जो है बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप लोग काम करते हैं, उसके बीच में तो यहाँ जो 5 जने के जो संपादक है, ये उस तरीके से ऐसा नहीं है कि भव्य गाड़ियां, आलीशान दफ्तर, एक ग्राउंड लेवल पे ऐसा जो अच्छा काम होता है और बढ़िया काम होता है, लेकिन खुद अपने हाथों से बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए नहीं, मगर जी अरुण जी, ऐसा है, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड उत्साह के साथ हम काम करते हैं, और मेरी टीम भी इसी तरीके से काम करती है। अकेले कोई काम नहीं होता। उस टीम की वजह से हम ये काम कर पाते हैं, उस परंपरा की वजह से काम कर पाते हैं, उस प्रेरणा की वजह से काम कर पाते हैं कि भाई तुमसे पहले लोग ऐसा काम करके गए, तुम क्यों नहीं कर सकते। तो यही सब चीजें चलाती हैं। तो 5 जने का डिजिटल एडिशन भी अब है, और आप ऑनलाइन जाकर भी 5 जने पढ़ सकते हैं, और 5 जने की स्टोरीज पढ़ सकते हैं। वो रेगुलर डेली बेसिस पर अपडेट होता है, और वीडियोस भी आप देख सकते हैं। फैक्ट चेकिंग की जो बात की हितेश जी ने, वो मैं एक बार फिर से जो है दोहराना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा फैक्ट चेकिंग का एक मैकेनिज्म 5 जने के पास है। और जो राष्ट्रीय मूल्यों की पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, उनमें कम लोग हैं जो इस तरीके की फैक्ट चेकिंग जो है वो कर रहे हैं। ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए, अभी इसको बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन बहुत अच्छा है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा वो लगता है, और आप जो है वो कॉन्टैक्टर्स में से ईमेल आईडी लेकर, अगर कोई ऐसा फैक्ट चेक आप करवाना चाहते हैं, आपके ध्यान में आता है, तो वो भी आप जो है वो 5 जने की संपादकीय टीम के साथ साझा कर सकते हैं। हितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो है जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।